दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अंशु स्टूडियो चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं आरटी एक्ट 2009 की सभी धाराओं के बारे में तो पढ़ने वाले हैं। और तब तक ये जो टॉपिक है वो प्रत्येक एग्ज़ाम कंपटीशन एग्ज़ाम में टीचर भर्ती की कोई भी कंपटीशन भर्ती का जो एग्ज़ाम होगा उसमें इसमें से प्रश्न आता ही आता है। पिछली बार भी काफ़ी प्रश्न आए हैं इसमें। फर्स्ट ग्रेड हो चाहे रीट हो चाहे सेकंड ग्रेड हो, किसी में भी और किसी भी राज्य का कोई भी भर्ती हो उसमें टीचर के लिए स्पेशली ये जो है टॉपिक हमेशा आता है। शुरू करते हैं। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 2009। ये एक्ट 1 अप्रैल 2009 से लागू हुआ। तो कब लागू हुआ ये मैं आपको पहले ही बता दूं, ये 1 अप्रैल 2010 से ये लागू हुआ था। 1 अप्रैल 2010 से ये क्या हुआ था, ये लागू हुआ था। धारा 1 देखिए, अधिनियम का नाम, विस्तार आदि का विवरण है। इसकी उपधारा 5 में विवरण है कि धार्मिक शिक्षा संस्थानों पर ये धारा लागू नहीं है। धारा 2 देखिए, ध्यान रखना, अध्याय 1 में प्रारंभिक नाम से है जिसको हम भाग 1 भी कहते हैं। इसमें सिर्फ 2 ही धारा हैं, पहली पढ़ ली, दूसरी देखिए। धारा 2, इसमें विभिन्न परिभाषाओं का उल्लेख है। 2C के अनुसार बालक से आशय हैं 6 से 14 वर्ष के बालक एवं बालिका से हैं, यानी बालक की परिभाषा दे रखी है धारा 2 की C भाग में। उसी प्रकार से 2D में यानी 2D में दे रखी है असुविधाग्रस्त बालक बालिकाओं के सामाजिक राजनीतिक आर्थिक भाषाई रूप से पिछड़े बालकों को दे रखा है। और 2E में दुर्बल बालकों की परिभाषा है। 2F में प्रारंभिक अर्थात प्रारंभिक शब्द क्या है उसके बारे में परिचित कराया गया है कि 1 से 8वीं तक कक्षा के लिए हम प्रारंभिक शब्द का प्रयोग करेंगे। और 2K यानी कि माता पिता से आशय उसके प्राकृतिक माता पिता से। ये सारी परिभाषाओं का उल्लेख धारा 2 में है। अब देखते हैं भाग 2, अध्याय 2 या भाग 2, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, इसका नाम क्या है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। धारा 3, निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 2D 3(2) में दे रखा है, प्रारंभिक शिक्षा तक किसी प्रकार की फीस नहीं ली जाएगी। यानी धारा 3 में 2 में ये उल्लेख कर रखा है कि प्रारंभिक शिक्षा तक किसी भी प्रकार की फीस नहीं ली जाएगी। और धारा 3 का 3 भाग में देखिए, निःशक्तताग्रस्त बालक यानी कि पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट 1995 की धारा 5 के अनुसार शिक्षा का अधिकारी होगा। गंभीर आवश्यकता वाले बालक को घर पर शिक्षा दी जाएगी। ये उल्लेख भी धारा 3 में है। आपके रीड के लिए मैं आपको ये बता दूं कि आपसे गहराई से प्रश्न नहीं पूछा जाएगा तो इस प्रकार से कि निःशक्तता से संबंधित, निःशक्तता से ग्रस्त बालकों के बारे में आरटीई एक्ट की कौन सी धारा में उल्लेख कर रखा है दे दिया जाएगा। धारा 2, धारा 3, धारा 4, धारा 5। तो आप इसमें कन्फ्यूजन हो जाओगे, नहीं होना है। धारा 3 में दे रखा है ऐसा। और घर पर शिक्षा के बारे में यदि कोई गंभीर रूप से जो है आवश्यकता वाले बालक है उसको घर पर शिक्षा का प्रावधान भी धारा 3 के अनुसार कर रखा है। और कौन से भाग में, भाग 2 में। देखिए आगे धारा 4 में क्या उल्लेख कर रखा है। धारा 4 में दे रखा है कि ऐसे बालक जिन्हें प्रवेश नहीं दिया गया है आयु के अनुसार समुचित कक्षा में प्रवेश होगा। यानी सीधे शब्दों में ये कह दूं कि आयु के अनुसार प्रवेश देने का प्रावधान कौन सी धारा में है, धारा 4 में। धारा 5 को देखिए, अन्य विद्यालयों में स्थानांतरण का अधिकार। 5(3) बालक जो अन्य विद्यालय में अध्ययन करना चाहता है तो वह वर्तमान विद्यालय से स्थानांतरण प्रमाण पत्र ले सकता है। बालक चाहता है कि मैं दूसरे विद्यालय में पढ़ना चाहता हूँ तो वह धारा 5 में उल्लेखित है कि आप वहाँ से शाला स्थानांतरण प्रमाण पत्र ले सकते हैं और अन्य विद्यालय में प्रवेश ले सकते हैं। तो आप समझ गए इस चीज़ को कि ये धारा 5 में उल्लेख कर रखा है। लेकिन कहाँ तक के लिए, लेकिन ध्यान रखना ये कहाँ तक के लिए, 1 से 8वीं तक के लिए है। अध्याय 3, समुचित सरकार व माता पिता के कर्तव्य। अध्याय 3 या भाग 3 समुचित सरकार व माता पिता के कर्तव्यों का उल्लेख कर रखा है अध्याय 3 में। और अध्याय 3 की धारा 6 से शुरू हो जाती है। क्या लिख रखा है, निर्धारित समय सीमा में विद्यालय नहीं होने पर अधिनियम के प्रारंभ होने के 3 वर्ष के भीतर विद्यालय की स्थापना। यानी
मैं ये कह दूं कि निर्धारित विद्यालय नहीं होने पर विद्यालय की स्थापना का प्रावधान है, यानी आसपास में कोई विद्यालय नहीं है तो 3 वर्ष के अंदर विद्यालय वहाँ पर होना स्थापित कर सकते हैं। इसका प्रावधान धारा 6 में, यानी नए विद्यालय खोलने से संबंधित जो उल्लेख है वो धारा 6 में ही है। धारा 7 में क्या है? वित्त एवं अन्य दायित्वों का वहन करना। 7(1) में केंद्र राज्य सरकारें मिलकर अवसंरचना सुविधा प्रदान करेगी। 7(6) में धारा 29 के अनुसार एनसीएफ विकसित करेगी। 7 शिक्षण प्रतिमान के निर्धारण एवं शोध कार्य, नवाचार और तकनीक को प्रोत्साहन देने का भी धारा 7 में ही उल्लेख है। धारा 7 में ये सारे विवरण है कि वित्त दायित्वों और जो है शिक्षण प्रशिक्षण संस्था जो है प्रशिक्षण है, शोध कार्य, नवाचार, भौतिक सुविधाओं का उल्लेख जो है 7 में है। धारा 8 में क्या दे रखा है? बाल शिक्षा प्रदान करने हेतु कर्तव्य है। ध्यान रखना, बाल शिक्षा प्रदान करने हेतु कर्तव्य कौन सी धारा में है? तो ये धारा 8 में है। 8C में भेदभाव मुक्त शिक्षा, यानी भेदभाव मुक्त शिक्षा के लिए कौन सी धारा में उल्लेख है? तो धारा 8 में। भाग कौन सा है? तो भाग 3 में। 8D में क्या दे रखा? समुचित सरकार का कर्तव्य है कि भौतिक एवं मानवीय सुविधाओं की व्यवस्था हो। मानवीय सुविधाओं की व्यवस्था के बारे में उल्लेख कौन सा है? तो ध्यान रखना 8D में दे रखा है। अब देखिए, ये उत्तरदायित्व स्थानीय प्राधिकारी का है, इसका उल्लेख 9F में दे रखा है। 9F देखेंगे आगे। DE शिक्षकों का प्रशिक्षण हेतु प्रावधान है, उत्तरदायित्व भी स्थानीय प्राधिकारी का है। उपस्थिति प्रवेश का दायित्व, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पाठ्यक्रम को निश्चित समय पर पूर्ण करना उत्तरदायित्व स्थानीय प्राधिकारी का है। और ये धारा 8 में दे रखा है कि पाठ्यक्रम, शिक्षक प्रशिक्षण, उपस्थिति, प्रवेश संपूर्ण दायित्व धारा 8 में उल्लेखित कर रखा है। धारा 9 में क्या है? धारा 9 में स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य है। 9D में 14 वर्ष तक के बालकों को समुचित रिकॉर्ड होगा। और 9K में घुमंतु बालकों परिवार के बच्चे का प्रवेश सुनिश्चित करे, इसके बारे में उल्लेख कर रखा है। 9L में क्या है? अधिकार क्षेत्र में विद्यालय के कार्य संचालन में मॉनिटरिंग। और 9 शैक्षिक कैलेंडर निर्धारण करना। ये सारा स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य धारा 9 में उल्लेखित रखा है, ध्यान रखना। तो धारा 8 में मैंने आपको बता दिया कि शिक्षक की जो है ट्रेनिंग प्रशिक्षण हो गया और पाठ्यक्रम के बारे में हो गया, प्रवेश, उपस्थिति, सारों के बारे में धारा 8 में। और धारा 9 में स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य है, जिसमें वो किसी भी विद्यालय का मॉनिटरिंग कर सकता है, घुमंतु बालकों को प्रवेश सुनिश्चित कराएगा और कार्य संचालन और शैक्षिक कैलेंडर का निर्धारण करना भी धारा 9 में उल्लेखित कर रखा है। धारा 10 में क्या है? तो माता पिता के कर्तव्य है कि वे बच्चों को विद्यालय में प्रवेश दिलाए, ये धारा 10 में है। धारा 10 में ये उल्लेख कर रखा है कि प्रत्येक माता पिता अपने बच्चों को जो 6 से 14 वर्ष के जो बालक है उनको विद्यालय में प्रवेश दिलाएगा, ऐसा उल्लेख धारा 10 में कर रखा है। धारा 11 में क्या दे रखा है? तो ये है 3 से 6 वर्ष के बालकों को प्री स्कूल शिक्षा दिलवाएगा, यानी कि प्री स्कूल यानी पहली जो है कक्षा 6 वर्ष से होने से बालक के 6 वर्ष होने से पूर्व भी व्यवस्था की गई है कि बालक को प्री शिक्षा दिलाई जाए, तो ये धारा 11 में उल्लेखित है। अब धारा 11 तक 3 भाग हो जाते हैं, तीसरा भाग पूरा हो जाता है, चौथा भाग अब शुरू हो गया है, विद्यालय एवं शिक्षा के उत्तरदायित्व। धारा 12 में क्या दे रखा है? देखिए, यानी अध्याय 4 विद्यालय एवं शिक्षा के उत्तरदायित्व। धारा 4 में क्या दे रखा है? अध्याय 4 में धारा 12 देखिए, स्कूल एवं अध्यापक के दायित्व। वंचित समुदाय के 25% बालकों का प्रवेश निर्धारित, यानी धारा 12 में ये उल्लेख कर रखा है कि मान्यता प्राप्त विद्यालय, गैर अनुदान प्राप्त विद्यालय के, यानी प्राइवेट, मैं सीधे शब्दों में कह दूं, प्राइवेट विद्यालयों में वंचित समुदाय के बालकों को 25% बालकों को प्रवेश दिया जाए। धारा 13 देखिए, कैपिटेशन फीस वसूलने पर पाबंदी और माता पिता या अभिभावक के साक्षात्कार व अनुवीक्षण पर रोक। धारा 13 में ये उल्लेख कर रखा है कि फीस के अतिरिक्त प्राइवेट विद्यालयों में फीस के अतिरिक्त अन्य कोई आय, यानी जिसको हम कैपिटेशन फीस कहते हैं, वो अगर ली जाती है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी और न ही माता पिता से कोई साक्षात्कार या अनुवीक्षण लिया जाएगा, अन्यथा अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। ये हो गया धारा 13 में।
धारा 14 में प्रवेश के लिए आयु प्रमाण पत्र का कोई दस्तावेज हो, पर आयु प्रमाण पत्र के अभाव में शिक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि यदि प्रवेश के लिए कोई आयु प्रमाण पत्र बच्चे के पास में नहीं है, बच्चे का नहीं है, तो उसे वंचित नहीं किया जाएगा, लेकिन आयु प्रमाण पत्र का कोई दस्तावेज हो। धारा 15 देखिए, विद्यालय में बढ़ाई गई अवधि के बाद में भी प्रवेश मांगने पर प्रवेश से वंचित नहीं करेगा। यानी मैं सीधे शब्दों में कह दूं कि विद्यालय के सत्र आरंभ होने के बाद में बढ़ाई अवधि, जैसे बताया जाता है कि जैसे मान लो उदाहरण के तौर पे प्रवेश के लिए अंतिम दिनांक है जैसे 31 सितंबर, और 31 सितंबर के बाद में भी कोई बालक प्रवेश के लिए आता है तो उसको मना नहीं किया जाएगा, उसको वंचित नहीं किया जाएगा, उसको प्रवेश दे दिया जाएगा। ऐसा धारा 15 में ये उल्लेख कर रखा है। धारा 16 में देखिए, किसी भी बालक को किसी भी प्रकार से किसी कक्षा में रोका नहीं जाएगा, यानी धारा फेल नहीं किया जाएगा। यानी धारा 16 में ये उल्लेख है कि किसी भी बालक को फेल नहीं किया जाएगा, यानी कक्षा में रोका नहीं जाएगा। तो मैं आपको सीधे शब्दों में ये बता दूं आपको कि ये अब संशोधन हो गया है और 2019 का जो एक्ट हुआ है उसमें अनुत्तीर्ण करने का प्रावधान कर रखा है कि कक्षा 5 और 8 में भी अनुत्तीर्ण किया जाएगा, लेकिन मूल धारा का ये प्रावधान मैंने आपको बता दिया है। आरटी 2009 का संशोधित अधिनियम 10 जनवरी को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित किया गया और 1 मार्च 2019 को लागू हुआ। ध्यान रखना, आरटी 2019 का जो संशोधित अधिनियम है वो 10 जनवरी को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित किया गया और 1 मार्च 2019 को लागू हुआ। 16(1) में ये उल्लेखित है कि प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के अंत में कक्षा 5 व 8 में नियमित परीक्षा ली जाए, ऐसा उल्लेख कर रखा है। किसमें? 16(1). धारा 17 देखिए, शारीरिक एवं मानसिक उत्पीड़न पर रोक, यानी बच्चों की स्कूल में पिटाई नहीं की जाएगी, यानी उसको किसी भी प्रकार का शारीरिक दंड या मानसिक दंड नहीं दिया जाएगा, ऐसा उल्लेख धारा 17 में कर रखा है। धारा 18 में क्या उल्लेख कर रखा है? तो धारा 18 में ये उल्लेख कर रखा है कि माता पिता मान्यता प्राप्त किए बिना विद्यालय स्थापित करने पर रोक, यानी विद्यालय को, प्राइवेट विद्यालय को मान्यता देने का उल्लेख धारा 18 में किया गया है। धारा 19 में क्या है? तो विद्यालय का प्रतिमान एवं मानदंड, यानी धारा 19 में ये दे रखा है कि आप प्राइवेट विद्यालय बना सकते हैं, लेकिन उसके निर्धारित प्रतिमान होने चाहिए, मानदंड होने चाहिए, यानी विभिन्न व्यवस्थाओं को भी देखा जाता है। तो इसका उल्लेख सारा जो है धारा 19 में है और इसमें जो आधारभूत संरचनाओं के साथ में से शैक्षणिक गतिविधियाँ, सारी गतिविधियों को शामिल किया जाता है धारा 19 के तहत। ये हो गया आपका मान्यता का प्रतिमान या मानदंड। तो अब देखिए आगे देखते हैं, आगे क्या उल्लेख कर रखा है। विद्यालय प्रबंधन समिति, धारा 21 में क्या दे रखा है? देखो धारा 21 में है विद्यालय प्रबंधन समिति के बारे में। 21(1) में प्रत्येक अनुदान प्राप्त विद्यालय एक विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन करेगा, जिसमें अध्ययनरत बच्चों के अभिभावक उसके सदस्य होते हैं। इस समिति में 3/4 सदस्य, कम से कम 75% माता पिता के एवं संरक्षक होंगे। इस समिति की 50% सदस्य स्त्रियां होगी, यानी कि इसमें 50% स्त्री सदस्य होगी। विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य, विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य कौन हो सकते हैं? तो ध्यान रखना, सारे अभिभावक होंगे और विद्यालय में कार्यरत सभी अध्यापक, स्थानीय वार्ड पंच, अन्य निर्वाचित प्रतिनिधि। विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारी समिति, ये तो हमने देख लिया। विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य कौन कौन होंगे, लेकिन अब हम देखें कार्यकारी समिति कौन सी होती है। एसएमसी की कार्यकारी समिति भी होती है, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्य सचिव होंगे। देखिए कौन कौन होते हैं। विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी, यानी कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का गठन 2 वर्ष के लिए होता है। एसएमसी प्रत्येक 3 माह में कम से कम 1 बैठक करेगी, वर्ष में 4 बैठक अनिवार्य है। एसएमसी की साधारण सभा की गणपूर्ति सदस्य संख्या का 1/3 यानी 33.33% होगी। यानी कि एसएमसी की साधारण सदस्य की ये जो बता रखी है कि एसएमसी की साधारण बैठक कब, साधारण जो है बैठ के 4 होगी साल में। विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारी समिति नियम 4, इनमें से 15 सदस्यों का संघ है, यानी 15 कार्यकारी समिति में 15 सदस्य होंगे, जबकि साधारण एसएमसी के सदस्य है उसमें टोटल सारे अभिभावक जो है विद्यालय के जो है
टीचर आ जाते हैं। और कार्यकारी समिति के बारे में देखेंगे, क्योंकि कार्यकारी समिति बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो इस प्रकार से विद्यालय का प्रधानाध्यापक या वरिष्ठतम सदस्य इस समिति का सचिव होगा। यानी सचिव कौन होगा? यदि विद्यालय में प्रधानाध्यापक है तो वो होगा, अन्यथा नहीं होगा तो वहाँ पर वरिष्ठतम जो अध्यापक होगा वो सचिव होगा एसएमसी की कार्यकारी समिति का। दूसरा बी देखो, यदि उपलब्ध हो तो महिला अध्यापक, नहीं तो एक शिक्षक होगा। यानी वहाँ पर सचिव के अलावा एक अध्यापक होगा। अगर अध्यापक के अलावा वहाँ पर महिला शिक्षक है तो उसको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। तीसरे पे स्थानीय वार्ड पंच भी होगा इसका सदस्य। छात्रों के अभिभावक एसएमसी द्वारा निर्वाचित सदस्य 11 सदस्य, इन्हीं से एक तो अध्यक्ष होगा, ध्यान रखना, एक उपाध्यक्ष। यानी कि जो 11 अभिभावक होंगे उनमें से एक तो अध्यक्ष बनेगा और एक उपाध्यक्ष बनेगा। और एक विद्यालय का छात्र होगा या स्थानीय शिक्षाविद। यानी वैसे स्थानीय शिक्षाविद अगर उपलब्ध हो तो वो बन जाएगा, अन्यथा एक जो है बालक को, जो है छात्र को क्या किया जाएगा, इसका सदस्य बनाया जाएगा। कार्यकारी समिति का प्रत्येक माह में कम से कम एक बैठक होगी। वर्ष में 12 बैठकें होगी। वर्ष में कितनी बैठकें होगी? 12 बैठकें होगी। गणपूर्ति कुल सदस्य की 1/3 अर्थात 5 होगी। यानी जो है किसी भी निर्णय के लिए 5 सदस्य, कार्यकारी समिति के 5 सदस्य होने जरूरी है, अन्यथा वो जो है निर्णय कोई भी सहमति नहीं बनेगी। आगे देखिए एसएमसी के प्रमुख क्या क्या आ रही हैं। तो प्रमुख कार्य देखिए, विद्यालय मॉनिटरिंग करना, विद्यालय विकास एवं अनुदान का समुचित उपयोग करना। 2011 में कुछ संशोधित प्रतिरूप प्रस्तुत किया गया, जैसे उसमें क्या क्या जोड़ा गया देखो, एमडीएम का निरीक्षण करेगा, विद्यालय का आय व्यय करेगा। ये सारे मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ये सारे मैं एसएमसी के कार्य बता रहा हूँ। देखो सारे, विद्यालय मॉनिटरिंग हो गया, विद्यालय विकास हो गया, अनुदान का बारे में उल्लेख कर रखा है। लेकिन 2011 में कुछ संशोधित विधि जो है प्रतिरूप आया, तो उसमें क्या क्या और कर्तव्य दिए गए एसएमसी के। एमडीएम यानी भोजन के बारे में देखना, एमडीएम यानी मिड डे मील के बारे में देखना, विद्यालय का आय विवरण के बारे में देखना, बाल उत्पीड़न से संबंधित जानकारी या शिकायत कर सकते हैं वो, और अगर स्कूल में ऐसा होता है तो वो इस पर सहमति ले सकते हैं। प्रवेश संबंधित कार्य को भी वो करता है, अगर प्रवेश नहीं देता तो एसएमसी इसके माध्यम से वो अपील करता है। अब देखिए धारा 22 विद्यालय विकास योजना। धारा 22 में ये उल्लेख कर रखा है कि एसएमसी विद्यालय विकास योजना तैयार करेगी। यानी कि 21/1 में एसएमसी का विद्यालय विकास योजना तैयार करेगी। अनुदान इसी योजना पर आधारित होगा। यानी एसएमसी को विद्यालय विकास योजना तैयार करने के लिए अनुदान प्राप्त होगा। तो ये विद्यालय विकास योजना किस धारा के तहत जो है तैयार करेगी? तो धारा 22 के तहत तैयार करेगी। अनुदान इसी योजना पर आधारित है। एसएमसी द्वारा विद्यालय विकास योजना को 3 वर्षीय होगी। यानी एसएमसी विद्यालय विकास योजना को 3 वर्ष के लिए बनाएगी और 3 वार्षिक उप योजना होगी, और प्रत्येक वर्ष के लिए उप योजना होगी। 3 वर्षों तक 3 जो है उप योजनाएँ, वार्षिक उप योजनाएँ होगी, जिस पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव के हस्ताक्षर होंगे। उसे वित्तीय वर्ष से पूर्व बीईओ के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। यानी प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी के पास में ये प्रस्तुत किया जाएगा। धारा 23 में देखिए, शिक्षकों की योग्यता और सेवा शर्तें। यानी शिक्षकों की योग्यता क्या है, सेवा शर्तें क्या हैं, इसके बारे में उल्लेख धारा 23 में कर रखा है। न्यूनतम योग्यता हेतु केंद्र सरकार ने इस धारा के अधीन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटीई को प्राधिकारित शैक्षिक अभिकरण घोषित किया गया है। यानी मैं सीधे शब्दों में कहूँगा, प्रश्न यहाँ से उठने की संभावना बनती रहती है हमेशा कि धारा 23 के तहत ही राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का गठन किया गया है। और ये क्या करता है, तो ये अध्यापकों की योग्यता के बारे में निर्णय लेता है। तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का गठन धारा 23 के तहत किया गया है, जो अध्यापकों की योग्यता के बारे में जो है जानकारी देता है और इसको प्राधिकृत किया गया है। धारा 24 में शिक्षकों के दायित्व के बारे में बताया गया है। विद्यालय में उपस्थित होने में नियमितता, समय सारणी के अनुसार समय पालन, और धारा 24 की 2 में क्या दे रखा, पाठ्यक्रम संचालन समय पर पूर्ण मूल्यांकन, साथ ही अभिभावक के साथ नियमित बैठक और अधिगम की प्रगति के बारे में जानकारी का उल्लेख ये 24 में है। यानी अध्यापकों से संबंधित जितने भी कर्तव्य आते हैं वो सारे जो कर्तव्य हैं जो धारा 24 के अंदर दे रखे हैं। धारा 25 में क्या है, तो छात्र शिक्षक अनुपात के बारे में दे रखा है। यानी कि एक जैसे प्राथमिक कक्षा है तो वहाँ पर 40 बच्चों पर एक अध्यापक होगा, तो उसी प्रकार से जो है कक्षा 6 से 8 तक एक
अध्यापक 35 बच्चों पर होगा। इसके बारे में उल्लेख धारा 25 में कर रखा है। धारा 26 में विद्यालय में शिक्षकों की रिक्ति, यानी विद्यालय में शिक्षकों के पद कितने खाली हैं, तो उस पद जो उसको देखा जाएगा और 10% से अधिक पद खाली नहीं होने चाहिए। जैसे मान लो किसी विद्यालय में 10 शिक्षक है, 10 शिक्षक है, यानी 100 शिक्षक वहाँ पर, या 10 शिक्षक होने चाहिए, तो वहाँ पर 9 तो होने ही चाहिए, 9 से अधिक नहीं, 9 से कम नहीं होने चाहिए, यानी 10% से अधिक रिक्त नहीं होने चाहिए। धारा 27 में क्या है, तो गैर शिक्षक प्रयोजन हेतु शिक्षकों की अभियोजित करने पर प्रतिबंध, यानी अन्य कार्य में नहीं लगाया जाएगा। धारा 27 में ये उल्लेख है कि शिक्षकों को सिर्फ शिक्षण कार्य, इसके अलावा राष्ट्रीय आपदा, इसके अलावा जनगणना और इसके अलावा निर्वाचन के बारे में ड्यूटी इनकी लगाई जा सकती है। यानी 3 शिक्षक का शिक्षा को छोड़कर, स्कूलों को छोड़कर 3 जगह ड्यूटी लगती है, सिर्फ निर्वाचन, राष्ट्रीय आपदा और जनगणना। ये धारा 27 में उल्लेखित है। 28 में क्या है, तो धारा 28 में ये उल्लेखित है कि कोई भी शिक्षक प्राइवेट शिक्षण कार्य नहीं करेगा। क्या उल्लेख है, प्राइवेट शिक्षण कार्य नहीं करेगा। अध्याय 5 या भाग 5, धारा 29 से शुरू होता है भाग 5, प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम एवं पूर्ण होना। तो धारा 29 में पाठ्यक्रम निर्धारण मूल्यांकन प्रणाली, केंद्र सरकार द्वारा इस अधिनियम की धारा 29 के तहत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद को विनिर्दिष्ट शैक्षणिक प्राधिकारी घोषित किया गया है। यानी पाठ्यक्रम निर्धारण और मूल्यांकन के बारे में जो है धारा 29 को इसको मुख्य आधार बनाया गया है, और एनसीईआरटी की स्थापना भी इसी के तहत हुई है, यानी 29 धारा 29 के 1 के तहत इसका उल्लेख किया गया। जबकि राज्य में एससीईआरटी, जिसको हम कह सकते हैं स्टेट काउंसलिंग एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग को जिम्मेदार बनाया गया। इसमें पाठ्यक्रम मूल्यांकन का प्रणाली का निर्धारण बालक के ज्ञान, सर्वांगीण विकास, शारीरिक मानसिक विकास में सहायक है, बाल केंद्रित खोजपूर्ण शिक्षा मातृभाषा में हो, बालक को भय मुक्त शिक्षा मिले, बालक का सतत एवं समग्र मूल्यांकन या सीसीई हो। तो इसके बारे में ये उल्लेख धारा 29 में दे रखा है। सीसीई क्या है उसके बारे में कल मैं टॉपिक लेकर आऊँगा आपके लिए, तो आप इसी चैनल पर बने रहना और देखते रहना सीसीई क्या है, यानी सतत एवं समग्र मूल्यांकन। इसका मैंने आपको बता दिया कि मैं आपको जल्दी ही लेकर आने वाला हूँ ये टॉपिक। चलिए आगे धारा 30 को देखते हैं। धारा 30 परीक्षा एवं पूर्णता प्रमाण पत्र, यानी परीक्षा या पूर्णता, प्रारंभिक परीक्षा का पूर्णता का प्रमाण पत्र देने का प्रावधान धारा 30 में है। यानी 30A में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक नहीं है। और धारा 30 के 1 में ये उल्लेख है कि प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक कोई भी बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक नहीं है। धारा 2 में क्या उल्लेख कर रखा है, धारा 30 की 2 में क्या है, उपधारा में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने पर प्रमाण पत्र दिया जाएगा। अब देखते हैं अध्याय 6 क्या उल्लेख है। बाल अधिकारों का संरक्षण क्या है, बाल अधिकारों का संरक्षण। धारा 31 में बालक के शिक्षा के अधिकार की निगरानी। धारा 32 में शिकायतों का निपटारा। धारा 33 में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन, जिसमें कम से कम अधिकतम 15 सदस्य हो सकते हैं। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन जो है जिसमें 15 सदस्य अधिकतम हो सकते हैं, ये धारा 33 में उल्लेखित है। धारा 34 में राज्य सलाहकार परिषद का गठन। धारा 33 में तो राष्ट्रीय है और 34 में राज्य सलाहकार परिषद का गठन है। और धारा 35 में निर्देश जारी करने की शक्ति किसके पास में, केंद्र के पास में। दोस्तों मैं ये बता दूं कि अध्याय 6 पढ़ चुके हैं हम, लेकिन अध्याय 7 है टोटल, और 7 जो है अध्याय, यानी ये अध्याय कह दूं या भाग कह दूं, भाग 6 तक हम पढ़ चुके हैं। और भाग 7 में क्या है, तो भाग 7 में विविध दे रखा है, जिसमें विभिन्न कार्यों का उल्लेख है। जैसे यहाँ पर मैंने आपको बता दूं, आपको विविध जो एक्स्ट्रा गतिविधि जोड़ी गई थी और उसके बारे में है, देखिए क्या क्या था। और ये अध्याय 7 का कुछ पार्ट मैंने शिक्षक कार्य के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया। देखिए आप, ये यहाँ पर करके मैं बता रहा हूँ आपको। शिक्षक कार्य दिवस कक्षा 1 से 5 तक 200 दिन, यानी जो है प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 1 से 5 तक का कोई भी अध्यापक होगा तो उसको 200 दिन कम से कम शिक्षण कार्य करवाना होगा, यानी 800 घंटे उसके लिए फिक्स रहेंगे। 800 से कम नहीं होने चाहिए, अधिक वो कर सकता है, यानी कम से कम 200 दिन उसके
शैक्षणिक कार्य होने चाहिए और 800 घंटे उसका शिक्षण कार्य में होना चाहिए। वहीं कक्षा 6 से 8 तक 220 दिन और 1000 घंटे रहेंगे। शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह कम से कम 45 घंटे का प्रावधान है कि इतना वो शिक्षण करवाए, और ये भी प्रावधान है इसमें 45 घंटे में कि वो अपनी तैयारी को भी जारी रख सके। दोस्तों, ये था आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक और बहुत सारे एग्ज़ाम में आने वाला। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसमें से आपको एक प्रश्न कम से कम, एक नहीं प्रत्येक एग्जाम में कम से कम 2 या 3 प्रश्न हमेशा बनते ही बनते हैं। इस टॉपिक को मैंने बहुत बारीकी से समझाया है। आप एक बार इसको वापस देखिए और आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं नई नई जानकारियाँ लेकर आने वाला हूँ। आप इस चैनल को मेरे चैनल को, मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल पर बने रहिए। बहुत अच्छा वीडियो लेकर आने वाला हूँ मैं आपके लिए। और रीट की जो एग्ज़ाम हो, चाहे यूजीसी नेट का हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, कोई भी एग्ज़ाम, अपने उसकी तैयारी में आपके कम नंबर नहीं आने वाले, यानी आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। कल CCE सतत एवं समग्र मूल्यांकन के बारे में यानी CCE के बारे में मैं वीडियो लेकर आने वाला हूँ। बहुत मज़ा आने वाला है। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।